Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th EVS की रिवीजन करने वाले हैं. ये PT2 के लिए है आपके रिविजनल वीडियो, क्योंकि अभी समर ब्रेक के जस्ट बाद आपके पीरियोडिक सेकंड स्टार्ट होने वाले हैं. कभी भी डेट शीट आ जाएगी और हर रीजन में स्टार्ट होंगे जनवरी में. समर विंटर जितने भी आपके स्टेशंस हैं. तो चलिए एक बार जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, कितने चैप्टर्स आएंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, वो एक बार आपको बता देते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. आपको स्प्लिट अप में दिखा देती हूँ कि कितने चैप्टर्स आपके पीरियोडिक सेकंड में आ रहे हैं फ्रॉम दिस क्लास 5th EVS बुक. तो देखिए, दीज 4 चैप्टर्स आर कमिंग इन PT2. फर्स्ट इज व्हाट इफ इट फिनिशेस, जो कि पेट्रोलियम के बारे में है. सेकेंड इज अ शेल्टर सो हाई, जो कि आपका एक जर्नी बताई हुई है और लद्दाख के जो एरियाज हैं वहाँ के बारे में है. नेक्स्ट इज व्हेन द अर्थ शूक, जो कि अर्थक्वेक के बारे में है. ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जो कि एयर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में है. हु विल डू दिस वर्क, जो कि कुछ आपके डिग्निटी ऑफ लेबर, एवरी प्रोफेशन इज इंपॉर्टेंट, किस तरीके से सभी लोग हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं उसके बारे में है. एंड अक्रॉस द वॉल, जो कि जेंडर बायसनेस के ऊपर है थोड़ा सा, कि किस तरीके से गर्ल्स जो हैं सभी चीज़ों को, उस वॉल जो एक लोगों ने बना दिया उसको क्रॉस करके और इतनी सारी चीज़ें अचीव कर रही है. तो ये 6 चैप्टर्स हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे PT2 में, और 3 वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे. फर्स्ट वीडियो में वी विल डू व्हाट इफ इट फिनिशेस एंड अ शेल्टर सो हाई. आपके लिए कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो. आपको सिर्फ देखनी होगी वीडियो. किस तरीके से कराऊंगी थोड़ा सा मैं वो भी बता देती हूँ. सबसे पहले तो हम NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे. NCERT में वैसे तो काफ़ी कम क्वेश्चंस निकलते हैं, लेकिन 1-2 जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैं वो बताऊंगी आपको, जो कुछ लाइंस मुझे लगेगी, पैराग्राफ्स मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगी. उसके बाद हम लोग इन्हीं चीज़ों को, इनकी समरी करेंगे चैप्टर की पूरे की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी. और थर्ड जो चीज़ करेंगे उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे. अब सब तो नहीं हो पाएगा कि एक एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये पहली वीडियो है आपकी. उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अगर आपकी क्लास की आती है, चाहे रिवीजन की हो, चाहे चैप्टर्स की हो, MCQ की हो, वर्कशीट की हो, आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें. ओके, व्हाट इफ इट फिनिशेस एक जर्नी है आपकी पूरी, जो एक बच्चा अपनी चीज़ें जो रास्ते में वो देखता है वो बता रहा है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो NCERT से बन सकते हैं, आप अपनी बुक निकाल लीजिए और इसमें भी टिक करते हुए जाइए. पहला क्वेश्चन जो है आपका, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स. ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है कि कौन से इंडिया के किन स्टेट्स में ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल कहाँ पर मिलता है. तो देखिए, 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो हैं जहाँ से कि आपको ऑयल मिलता है, वो है असम, गुजरात, साथ साथ मैं आंसर भी बता रही हूँ क्योंकि हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, एंड राजस्थान. अब इन तीनों की लोकेशन आपको मैप में पता होनी चाहिए, इंडिया के मैप में. वो भी पूछा जा सकता है कि एंड लोकेट दीज स्टेट्स इन इंडियन मैप एज वेल. तो असम आप जानते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट है, गुजरात आपका सबसे इधर जो स्टेट है यहाँ पर ये है, और राजस्थान इसके जस्ट ऊपर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, वो है बिसाइड ऑयल, ऑयल के अलावा व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर वो क्या चीजें मिलती है. ऑयल के अलावा बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं. इसके आंसर में आप लिखेंगे आयरन, लोहा उसके अंदर से ही मिलता है, कॉपर आपको अर्थ के अंदर से ही मिलता है, गोल्ड आपको अर्थ के अंदर से ही मिलता है, सोना, बॉक्साइट मिलता है. अगर आप याद रख सके, नहीं तो ये 3 चीजें आप लिखेंगे तो भी काफी होगी. बॉक्साइट. ओके, तो ये 4 चीजें अपार्ट फ्रॉम ऑयल जो कि आपको अर्थ के अंदर से मिलती है और इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये 2 क्वेश्चन ही है यहाँ से इंपॉर्टेंट. बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके कि जो दिए जाते हैं बीच में कि आप ऐसा कब करेंगे या फिर अपनी क्लास में डिस्कस करिए, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं होते मतलब. नेक्स्ट आपको डेफिनेटली पेट्रोलियम के यूजेस के बारे में पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम डिफरेंट किन यूजेस में यूज हो सकता है. तो ये जो आपका एक पिक्चर आपको दी हुई है, नीचे क्वेश्चंस भी हैं ऑल्दो इसके, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए. ये सब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, जो आपके कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं. लाइटिंग के लिए यूज होता है, लैम्प्स में, लैंटेन में. उसके बाद पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल के उस तौर पे यूज होता है, डिफरेंट इनमें इनको रन कराने के लिए. फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट, प्लास्टिक के जो बर्तन बनते हैं आपके, फिर पेंट जो बनता है वो भी पेट्रोलियम से ही बनता है. टू रन मशीन्स, वेरियस मशीन्स जो चलती है, पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से ही चलती है. केरोसिन और LPG के तौर पे जो यूज होता है ये भी पेट्रोलियम ही है. ओके, तो इसको एक बार जरूर आप सभी जो यूजेज हैं इनको देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज
सी द पोस्टर एंड राइट, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बस एनसीईआरटी में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है जो मैं आपको अभी समरी में बताने वाली हूँ। तो चलिए अब चैप्टर की समरी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पेट्रोलियम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पेट्रोलियम है क्या। तो पेट्रोलियम इट इज अ डार्क कलर्ड, बहुत डार्क ब्लैक कलर का, स्मेली, बहुत ही स्मेल आती है उसमें से, थिक लिक्विड होता है, विच इज फॉर्म डीप अंडर द अर्थ, अर्थ के अंडर फॉर्म होता है, जिसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कई हजारों साल लग जाते हैं, तब जाके ये बनता है। तो अगर आपसे पेट्रोलियम की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर ऐसा देखिए पूछा जाए व्हाट इज दिस, तो ये पेट्रोलियम है। डार्क कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर, एकदम स्मेली होता है, बहुत बहुत थिक, बहुत चिपचिपा सा होता है, और अर्थ के अंदर वो होता है। कैसे फॉर्म होता है, नेक्स्ट ये आपको पता होना चाहिए, चैप्टर से पूछा जा सकता है। सो पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डिकेड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर सेवरल ईयर्स डीप डाउन अंडर हाई प्रेशर। जब जो आपके ट्रीज है कट जाते हैं, धरती के अंदर दब जाते हैं, फिर एनिमल्स हैं जो डाइड हैं, या फिर किसी की भी डेड बॉडी जो है जो वो धरती के अंदर रहती है, अर्थ के अंदर रहती है बहुत लंबे टाइम तक, तो अंडर हाई प्रेशर, ऊपर आप जानते हैं मिट्टी ढकती रहती है, लेयर्स बनती रहती है हर साल, तो वो बहुत हाई प्रेशर में, और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है अर्थ के अंदर, और एयर की एब्सेंस भी होती है, हवा भी नहीं होती। तो इन तीन चीज़ों की कंडीशन में हजारों सालों बाद ये फॉर्म होता है आपका पेट्रोलियम। कई हजारों सालों तक डीकम्पोज्ड रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, खूब सारे प्लांट्स और एनिमल्स धरती के अंदर हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में और एब्सेंस ऑफ एयर में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्म किस तरीके से होता है। नेक्स्ट, इसके बाय प्रोडक्ट्स मैं आपको वहां पे भी करा चुकी हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए बाय प्रोडक्ट्स क्या है पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम से क्या क्या चीजें बनती है जो वहां से निकलता है, ब्लैक थिक स्मेली, उसके बाद आप रिफाइनरी और यहाँ पे सब भेजते हैं, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूंगी। वहां पे उससे पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया, पेट्रोल जिसपे आपके व्हीकल्स चलते हैं, डीजल जो हैवी व्हीकल्स हैं, आपके जो ट्रैक्टर वगैरह है, ट्रैक्टर ट्रक, वो डीजल पर चलते हैं। कोलतार बनाया जाता है, इससे रोड्स बनती हैं। प्लास्टिक्स बनती है जिससे आपके बर्तन वगैरह बनते हैं। पेंट बनता है, वैक्स बनती है, व्हाइट पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, कुकिंग गैस जो है आपकी एलपीजी, आपके घर में जो आते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो सारी चीजें आपके पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम से ही अलग होती है। ओके, तो ये बाय प्रोडक्ट्स आप याद रखेंगे एटलीस्ट 5। ये यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, व्हाट आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है ये चीजें। नेक्स्ट इज, आपको दो टाइप के एनर्जी सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज रिन्यूएबल, नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज वो होते हैं विच डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड, जो कि खत्म नहीं होते। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब खत्म नहीं होते हैं, आप उनको कितना भी यूज कर लीजिए। जैसे सोलर एनर्जी है, आप कितनी भी धूप यूज करें, ऐसा तो नहीं है ना कि धूप धीरे धीरे कम होती जा रही है, किस दिन खत्म हो जाएगी। विंड एनर्जी, हवा भी आप कितनी यूज करें, जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके विंड मिल्स होते हैं उनसे वो विंड को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और कई घरों के ऊपर सोलर जो आपके पैनल्स हैं वो लगे रहते हैं, तो खाना भी बनता है सोलर कुकर्स में। तो आप उनको कितना भी यूज कर लीजिए, एनर्जी के जो सोर्सेज है ये कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए इनको हम रिन्यूएबल कहते हैं, ये रिन्यू होते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं, इट इज द एनर्जी विच गेट एग्जॉस्टेड, जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक बार खत्म हुए तो फिनिश्ड, फिर आप इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि पेट्रोल हुआ, अगर आपने गाड़ी चलाई, पेट्रोल डलवाया, वो बर्न हो गया तो वो फिनिश हो गया, अब आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें आपकी क्या है, जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं आपके पेट्रोलियम के, वो सारे नॉन रिन्यूएबल है। इसलिए कहते हैं कि पेट्रोलियम को जुडिशियसली यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एक ये पूरा प्रोसेस देख लीजिए, किस तरीके से पेट्रोलियम कहाँ कहाँ जाता है, क्या उसकी मतलब किस तरीके से वो निकाला जाता है, फिर रिफाइनरी में जाता है, फिर फाइनली डिपो में जाके यूज होता है। सबसे पहले ड्रिलिंग की जाती है उसकी, जहाँ पर धरती के अंदर पेट्रोल है पहले तो वो ढूंढा जाता है, उसके बाद ड्रिलिंग करके उसको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पर, अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पर पेट्रोल निकला है वहीं पर उसकी रिफाइनिंग हो, या फिर हम वहीं पे सेटअप कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है रिफाइनरी सेट करनी। ये मान लीजिए गुजरात में और पेट्रोल मिला आपको छत्तीसगढ़ में, तो वहां से फिर इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ट्रेन्स के थ्रू या फिर शिप्स के थ्रू, जहां पर रिफाइनरी है वहां पर। उसके बाद ये रिफाइनिंग के लिए जाता है, जहां इसके बाय प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। उसके बाद ये पेट्रोल डिपो जो होता है आपका, जहां पर कि पेट्रोल स्टोर्ड रहता है, देखिए कितने बड़े बड़े टैंकर्स में, वहां तक जाता है, और वहां से फिर अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर जाता है, जहां पर फाइनली ये कार्स में जो लोग आते हैं वहां पर यूज होता है। ओके, तो ये पूरे आपको इसके पता होना चाहिए कि पेट्रोल की क्या जर्नी है। पहले ड्रिल होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, रिफाइन होता है, पेट्रोल डिपो में स्टोर होता है, और फिर फाइनली पेट्रोल पंप पे जाता है। दो आपको मैं इसमें फुल फॉर्म्स बता देती हूँ। पहली है सीएनजी,
जो कि आपके घर में कुकिंग गैस यूज होती, कुकिंग गैस यूज होती है एलपीजी, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये हो सकता है कि आपको पूछ ली जाए पेट्रोलियम गैस, और आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सीएनजी, जो कि कार्स में यूज होती है। बड़ा ही ये सीएनजी एक कम लेस पॉल्यूटेंट है, कम पोल्यूशन करने वाला एक फ्यूल है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दोनों की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये है आपके चैप्टर की समरी। अब कुछ हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल गिव लीस्ट स्मोक, इनमें से कौन सा फ्यूल सबसे कम स्मोक देता है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, नन। तो मैंने जैसे बताया सीएनजी लेस पॉल्यूटेंट है, थोड़ा कम पोल्यूशन करता है, तो ये है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। टू क्लीन ऑयल फाउंड डीप डाउन इन दी अर्थ के डीप डाउन जो ऑयल मिला है उसको साफ करने के लिए इट इज सेंट टू, उसको कहाँ भेजा जाता है? पंप में, रिफाइनरी में, ऑयल डिपो में या मिल्स में? तो देखिए उसको भेजा जाता है रिफाइनरी में, रिफाइनिंग के लिए, अलग अलग करने के लिए। डिपो में वो स्टोर्ड होता है, वहां पर इकट्ठा रखा जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रिफाइनरी में रिफाइन हुआ और साथ साथ आप उसको पेट्रोल पंप पे भेजते रहे, उसकी भी अपनी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर वो रिफाइन होता है और यहाँ पर स्टोर्ड होता है। पंप्स में तो फाइनल यूज के लिए भेजा जाता है और मिल्स तो इसका कोई रोल है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से इनमें से कौन सी चीज आपको मिलती है? वैक्स मिलता है पेट्रोलियम से, कोलतार मिलता है, एलपीजी मिलती है, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो ये सभी चीजें मिलती है। मैं आपको बाई प्रोडक्ट्स हमने अभी किए हैं, जस्ट करा चुकी हूँ ये। नेक्स्ट इज विच गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एट इन होम, घरों में कुकिंग के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? सीएनजी, एलपीजी, दोनों या फिर नन? तो देखिए घर में यूज की जाती है एलपीजी, जो कि आपके सिलेंडर्स में आती है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले, वुड एंड ड्राई ट्विग्स टू कुक फूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में लास्ट में जो आपका एक पैराग्राफ है वहां पे ये दिया हुआ है कि इंडिया में अभी भी 2/3 लोग जो है, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन के 3 पार्ट्स करें तो उसमें से 2 पार्ट जो है अभी भी क्या यूज करते हैं? उपले, वुड और ड्राई ट्विग्स यूज करते हैं। उनके वहां तक जो आपके सिलेंडर्स हैं, गैस है, जो कि फ्यूल है, वो पहुंच नहीं पाया है। ओके, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सिल्वर। सो सिल्वर नहीं है, चांदी आपकी पेट्रोल से नहीं बनती। बाकी ये सब बाई प्रोडक्ट्स है। बाई प्रोडक्ट्स वाली स्लाइड को एक बार दोबारा से खोल के आप सभी देख लें। सोलर एनर्जी इज डैश सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है? नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम है या नन? तो सोलर एनर्जी मैंने बताया था रिन्यूएबल है, क्योंकि वो रिन्यू हो जाता है, खत्म नहीं होता, दोबारा से अपने आप को रिन्यू कर लेता है। कल फिर से आपको उतनी ही सोलर एनर्जी मिल जाएगी। कलर ऑफ माइलस्टोन ऑफ नेशनल हाईवे इज डैश एंड डैश, नेशनल हाईवे पे जो माइलस्टोन्स लगे होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और मैंने आपको जो वर्कशीट कराई थी उसमें आपको डिफरेंट माइलस्टोन बताए भी थे कि ग्रीन अगर है तो उसका क्या मतलब है, येलो अगर है तो उसका क्या मतलब है। देखिए रिवीजन में मैं आपको सारी चीजें तो नहीं करा सकती, अगर आपको चैप्टर डीपली पढ़ना है और एक एक चीज समझनी है तो आपको वर्कशीट वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। और अगर आप एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम से पहले के लिए, ये बेस्ट वीडियो है। ठीक, तो जो माइलस्टोन होते हैं नेशनल हाईवे पे वे किन 2 कलर्स के होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीन एंड व्हाइट, येलो एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट, ऑरेंज एंड व्हाइट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, येलो एंड व्हाइट। नेशनल हाईवे की बात हो रही है, वहां पे जो आपके माइलस्टोन्स होते हैं वो येलो और व्हाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, कॉमन न्यूट्रल गैस। तो सीएनजी की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी, कहा भी था इंपॉर्टेंट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदालज साहा स्टेपवेल इज अबाउट डैश किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। अदालज साहा जो आपका स्टेपवेल है वो कितने किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से? ये क्वेश्चन बना है, आपको एक स्टोरी दी हुई है एनसीईआरटी में, उसमें ये बताया हुआ है, दैट इज वाई हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, 18 किलोमीटर दूर है अदालज साहा स्टेपवेल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोलियम इज क्लीन्ड एंड प्रोडक्ट इज सेपरेटेड इन अ, पेट्रोल साफ किया जाता है, प्रोडक्ट सेपरेट अलग अलग किए जाते हैं, कहां पर? रिफाइनरी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। साउंड ऑफ लाउड हॉर्न कॉज, आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी में पॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है, जहां पर बताया हुआ है कि किस तरीके से इनसे एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो बताइए कि लाउड हॉर्न्स की जो साउंड होती है, हॉर्न जो बजाते हैं लोग, उससे कैसा पॉल्यूशन होता है? एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन? ये तो ईजी है, आप जानते हैं नॉइस पॉल्यूशन ही होगा। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दीज टू आर द सेम, लिक्विडिफाइड। ओके, एंड थर्ड इज लो पेट्रोलियम गैस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके,
नेक्स्ट इज, और यू कैन राइट लिक्विड पेट्रोलियम गैस ऑल्सो। टू सेव फ्यूल वी शुड, अगर आपको फ्यूल सेव करना है, बचाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? कारपूलिंग करनी चाहिए। कारपूलिंग क्या होती है कि एक ही जगह दो लोगों को जाना है तो अलग अलग कार्स, अलग अलग व्हीकल्स यूज ना करें, शेयरिंग कर ले। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। खुद की कार से जाने से बजाय बस वहां तक जा रही है, ट्रेन जा रही है, आप उसको यूज कर ले। यूज बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बाइसिकल यूज करें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फ्यूल भी बचेगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो भाई ये सभी चीजें करनी चाहिए अगर आपको फ्यूल सेव करना है तो। आप तीनों पॉइंट्स को याद भी कर लीजिए, क्वेश्चन अगर आता है व्हाट वी शुड डू टू सेव फ्यूल, तो आप ये तीन चीजें वहां पर लिख सकते हैं। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड नेचुरली बट वेरी डैश। पेट्रोलियम नेचुरली तो फॉर्म होता है, आप कहेंगे अपने आप बन जाएगा पेट्रोलियम, तो हम क्यों बचाए, लेकिन बहुत ही स्लोली फॉर्म होता है ये, जैसा कि बताया गया कई हजार साल लग जाते हैं पेट्रोलियम बनने में। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज अ शेल्टर सो हाई, जिसमें कि आपको एक स्टोरी बताई हुई है कि लेह लद्दाख में लोग कैसे रहते हैं, डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस में किन चीज़ों को क्या कहते हैं, कुछ वहाँ के जो ट्राइब्स हैं बकरवाल एंड ऑल, उनके थोड़े लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया हुआ है। वो चीज़ें तो मैं आपको कराऊंगी, पहले एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए। लेकिन बीच में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी ये चैप्टर से कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आई थिंक एक ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, वैसे मैं ये कराऊंगी भी। मैप में देख के आपको बताना है कि किन स्टेट से आप पास करेंगे अगर आप मुंबई से कश्मीर जा रहे हैं तो बीच में जो स्टेट्स आपके पड़ते हैं, आप अगर ऊपर से जाएंगे तो गुजरात, देन आपका राजस्थान, पंजाब, दिल्ली की साइड से जाएंगे तो फिर दिल्ली, ऊपर हरियाणा, देन आप ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करेंगे। ओके, तो ये मैं क्वेश्चन आपको मैप में करा भी दूंगी। चलिए, अब एक जो चीज आपको एनसीईआरटी से करनी है वो ये देखिए, आप बीच की इंफॉर्मेशन तो मैं आपको बता ही दूंगी, आप एक सेकेंड, पश्मीना के बारे में भी आई ऑल्सो टेल यू। ये वाले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 128। इसमें जितनी भी पिक्चर्स हैं और जितनी भी पिक्चर के नीचे इंफॉर्मेशन है, ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। आपने लास्ट पेपर में भी देखा होगा, आपको ये पिक्चर दी हुई थी आई थिंक ये वाली, और फिर पूछ लिया था बताइए ये क्या है। तो इस तरीके से इस बार आ सकता है, आपको एक पिक्चर देंगे फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो सभी के नाम आपको पता होने चाहिए भाई। तो इसको आप खुद देख लेंगे, चलो मैं ही करा देती हूँ, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा लेकिन। सो फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, व्हाट हैज हैपेंड, एक सेकेंड, यस ओके। फर्स्ट पिक्चर है, ये है आपके हाउस बोट्स। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, थोड़े से एक जगह ही रहते हैं ये, और हाउसेस की तरह बने हुए हैं बोट के ऊपर। ये आपके 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं, 8 to 9 फीट वाइड हो सकते हैं। यहाँ पर लोग रहते भी है जो टूरिस्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है श्रीनगर में जो फेमस है डोंगा। देखिए ये देख लीजिए बोट, ये बोट है जो कि डल लेक में देखने के लिए मिलती है और झेलम रिवर में। 2 चीजें और याद कर लीजिए, डल लेक और झेलम रिवर दोनों आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। डोंगा अंदर से बिल्कुल हाउस जैसी लगती है और इनमें सभी डिफरेंट रूम्स होते हैं, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है, झोपड़ी हट जैसा एक व्यू दिया हुआ है, और ये तो पूरा घर ही है, हाउस बोट, शायद इसलिए इसको हाउस कहा गया है। नेक्स्ट कार्विंग देख लीजिए जो कि आपकी होती है वहां पर, और इनको कहते हैं खत्मबंद। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। खत्मबंद क्या होती है? हाउस बोट्स की सीलिंग के ऊपर, छत के ऊपर जो कार्विंग्स होती है, कुछ बड़े हाउसेस में भी होती है वहां पर, जो कि एक पजल की तरह लगती है, ऐसे कोई जिगसॉ पजल जैसे बनाई हुई हो, बहुत सारे ऐसे, इनको कहा जाता है खत्मबंद। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, वहां पर कश्मीर में जो घर होते हैं वो स्टोन्स को कट करके बनाए गए हैं और ऊपर से उनके मड को कोट कर दिया जाता है। वुड भी यूज की जाती है और इनकी स्लोपिंग रूफ होती है। तो घर के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनते हैं। स्टोन कट करके बनते हैं, मड की कोटिंग होती है, अगेन आई एम सेइंग छत जो है वो स्लोपिंग होती है ताकि बर्फ गिरे तो फिसल जाए। ये सब चीजें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पिक्चर है आपकी, इसको कहते हैं दाब, DAB, डैब, जो भी आप बोलना चाहे। ये कुछ स्पेशल टाइप की विंडोज होती है जो कि ये आपका घर है, घर से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। देखिए थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे, बहुत सुंदर वुड का काम होता है इसके ऊपर, और अंदर से आप देखेंगे तो व्यू बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट ये है मेहराब। मेहराब ये होती है जो आर्क्स होती हैं आपकी घर की खिड़कियों के ऊपर, स्टोन्स की बनी होती है, हाउसेस जैसा कि कहा गया, ब्रिक और वुड के। डोर्स और विंडोज में ब्यूटीफुल आर्क्स होती हैं ऊपर की तरफ, ये इनको हम कहते हैं मेहराब। ठीक है, तो ये पिक्चर्स आप एक बार देख लेना। अब मैं इसकी जल्दी से आपको शॉर्ट में समरी बता देती हूँ चैप्टर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन हैं।
सो फर्स्ट जो चैप्टर में आपको पता होना चाहिए दैट इज चंगपा। ये जो वर्ड यूज हुआ है चंगपास, ये है क्या? ये ट्राइब है आपकी जो माउंटेन्स के ऊपर रहती है। दे आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप्स। अपनी गोट्स और शीप्स को लेके ये हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। दे गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देम। अपनी गोट से और जो इनकी शीप्स हैं उनसे इन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाती है जिसकी इन्हें ज़रूरत है, जैसे कि मिल्क, दूध मिल जाता है, मीट मिल जाता है, स्किन फॉर टेंट, टेंट के लिए स्किन मिल जाती है, वुल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स, कोट्स और स्वेटर्स के लिए वुल मिल जाती है। दे ग्रेस देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस। ये अपने जो गोट्स हैं उनको और ऊंचे, हायर और कोल्डर, ठंडी जगहों पर लेके जाते हैं। उसका क्या कारण है? सो दैट गोट हैव मोर एंड सॉफ्टर फर। जानवर को जितनी ज़्यादा ठंड लगेगी नेचुरली उसके जो फर है वो उतने ज़्यादा बड़े और सॉफ्टर हो जाते हैं, इसलिए ये उनको हाई ऑल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं। द शीप एंड गोट आर द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ चंगपा। इनका जिंदगी जो है वो जीवन यापन जो हो रहा है वो शीप्स और गोट से ही हो रहा है। ओके, तो चंगपास के बारे में लिखने को आएगा, आप लिख सकते हैं और पता भी होना चाहिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि इसका नाम बताइए कौन सी ट्राइब है जो कि ऐसे ऐसे करती है और आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाए, तो ये है चंगपास। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लेखा। लेखा एक जगह है वेयर द चंगपास कीप देयर शीप्स एंड गोट्स, जहां पर वो अपने शीप्स और गोट्स को रखते हैं। द वॉल ऑफ लेखा आर मेड अप ऑफ स्टोन्स। उनके जो लेखा की जो दीवारें हैं वो पत्थरों की बनी होती है। आपको एनसीईआरटी में पिक्चर भी दी हुई है अगर आप देखना चाहे तो, कि पास में उनके खुद के टेंट्स होते हैं और साइड में एक जगह होती है जिसमें चारों तरफ स्टोन होते हैं ताकि वो निकल के ना चली जाए। और वहां पर जहां पर वो अपनी गोट्स को रखते हैं उसे कहते हैं, उस जगह को वो कहते हैं लेखा। कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। इट इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट एरिया। बहुत हाई उस पर होता है, ड्राई बिल्कुल सूखा होता है, बारिश नहीं होती, और फ्लैट एरिया होता है। इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है। देयर विल बी हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े स्नो से ढके हुए माउंटेन्स होते हैं। एग्जाम्पल है लेह एंड लद्दाख। अगर आपको इंडिया के 2 कोल्ड डेजर्ट पूछे जाएंगे तो लेह और लद्दाख होंगे। ओके, नेक्स्ट इज पश्मीना शॉल। जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको कई बार अगर आपके रिटर्न एग्जाम होते तो पश्मीना शॉल के बारे में जरूर छोटे से एक वो लिखने के लिए आता है एग्जाम में। बट इस बार देखो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। है क्या पश्मीना शॉल? आप अपनी जो जानकारी है वो प्रॉपर रखिए, नॉलेज रखिए, बाकी जैसे भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा वो तो आप फिर अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। इट इज अ स्पेशल वूल, एक बहुत ही स्पेशल वूल होती है विच इज कलेक्टेड फ्रॉम गोट्स विच आर फाउंड ऑन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे होती है उन गोट से ये मिलता है। द वीवर्स इन कश्मीर वीव दिस वूल बाय हैंड टू मेक द वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल। कहाँ के वीवर्स इसको वीव करते हैं? इसको कश्मीर के वीवर्स ही वीव करते हैं और हाथ से ही वीव होती है, हाथ से ही बुनी जाती है। मशीन्स पर नहीं बुन सकते क्योंकि बहुत ही थिन, बहुत ही पतले और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फर से बनता है ये। अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। ये भी क्वेश्चन आई थिंक किसी उसमें पूछा गया था कितने स्वेटर्स के बराबर होता है, तो 6 स्वेटर्स के बराबर उसमें वार्मथ होती है, गर्मी होती है। डोंगा, डोंगा किसको कहते हैं? डोंगा एक स्पेशल बोट है रिवर या लेक में जो मिलती है। ये बिल्कुल एक घर की तरह होती है, इसमें डिफरेंट रूम्स होते हैं और वो उसमें रहते हैं। मोस्ट कॉमनली ये कश्मीर में मिलती है। अब कुछ स्टेटमेंट्स बताई जाएगी कि लोग वहां पर किस तरीके से रहते हैं और उसका रीजन बताया जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। जैसे कि चंगपास जो है वो अपनी गोट्स को हायर और कोल्डर प्लेसेस पर ग्रेस करने के लिए, चराने के लिए लेके जाते हैं। क्या रीजन है इसका? रीजन ये है ताकि गोट्स हायर ऑल्टीट्यूड पे जाए एंड कोल्डर प्लेसेस पे जाए, जिससे कि उनके जो फर है वो ज्यादा सॉफ्टर हो और थिक भी ज्यादा हो, ज्यादा क्वांटिटी में भी ज्यादा हो। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन चंगथंग। चंगथंग में ब्रीथ करना, सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है? सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन चंगथंग बिकॉज इट इज एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स, क्योंकि वो 5000 मीटर की हाइट पर है। एंड ऑक्सीजन लेवल इज लेस देयर, और वहां पर काफी कम ऑक्सीजन है। जितनी ऊपर आप जाते जाएंगे हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी और प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज पीपल इन लेह ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर समर्स। लेह के जो लोग हैं वो फ्रूट्स को समर्स में ही, गर्मियों में ही फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं छतों पे अपनी। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वेजिटेबल्स इन समर टू स्टोर देम फॉर विंटर, वो उनको विंटर के लिए स्टोर करके रखते हैं। व्हेन दे डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्योंकि विंटर्स में जाम हो जाती है रोड्स, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का कोई फैसिलिटी रहती नहीं है लेह लद्दाख में। उस टाइम उनको वहां पर अवेलेबल हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसके लिए वो इनको पहले से ही तैयार करके रखते हैं। नाउ लेट अस डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं? इनमें से कौन सा एक कोल्ड डेजर्ट है? मनाली, लद्दाख, चंगथंग या फिर श्रीनगर? तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख और लेह 2 कोल्ड डेजर्ट्स हैं इंडिया के। वेयर इज लेह? लेह कहाँ पर है? तो लेह है श्रीनगर में। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका।
नेक्स्ट इज द कार्विंग ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड बिग हाउसेज। देखिए मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, श्रीनगर के बड़े घरों पे या फिर हाउस बोट की सीलिंग पे जो कार्विंग होती है उसे आप क्या कहते हैं? मोटिफ, पैनल, खत्मबंद या फिर मेहराब। तो भाई उन्हें कहा जाता है मेहराब। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और आप जनरली इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, खत्मबंद में और मेहराब में। एक बार मैं और बता दूं, मेहराब्स होती हैं आर्क्स, जो कि ऐसे ये आर्क होती है ना दीवार आपकी खिड़कियों के ऊपर या फिर दरवाजों के ऊपर, इन्हें मेहराब कहते हैं। नेक्स्ट इज सम ओल्ड हाउसेज इन श्रीनगर हैव स्पेशल विंडोज। कुछ स्पेशल विंडोज होती है जो कि बाहर की तरफ निकली है, उन्हें क्या कहते हैं? लेखा, डोंगा, डैब या फिर मेहराब। तो उन्हें हम कहते हैं डैब, DAB, डैब या दाब, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है आपका। तीनों वर्ड्स पता होने चाहिए, डाब, मेहराब एंड खत्मबंद। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हाउस। इनमें से कौन सा एक हाउस का टाइप नहीं है? डाब, हाउस बोट, डोंगा या फिर रेबो। ये आपका डाब हाउस का टाइप नहीं है क्योंकि ये आपका एक खिड़की का टाइप है, विंडो टाइप है। बकरवाल, पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ। बकरवाल जो लोग हैं उनके जो घर है वो किस चीज के बने होते हैं? मड एंड लाइम, मिट्टी के और लाइम के, स्टोन्स एंड मड के, बैम्बूज के या फिर मड एंड हे के। ये मैं आपको लास्ट में दिखा भी चुकी हूँ। ये बनते हैं स्टोन्स एंड मड के। स्टोन्स को कट करके बनाए जाते हैं, फिर मिट्टी से उसको लीप दिया जाता है ऊपर से। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। दो आपको ट्राइब्स के बारे में बात की गई है, बकरवाल आपके जो कि थोड़े लोअर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, पक्के घर होते हैं, और एक है आपके सेकंड चंगपास जो कि टेंट्स में रहते हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान से सुन लीजिए कि चंगपा के घरों को क्या कहते हैं? उनको घरों को कहते हैं हम रेबो, जो कि बताया गया है कि रूम जितने बड़े टेंट्स होते हैं उनके, उसको वो कहीं भी गाड़ लेते हैं। तो चंगपा के घर को रेबो कहा जाता है। बकरवाल के जो घर है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, पत्थरों के और मिट्टी के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन डज वन हैव्स टू ट्रेवल वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू लेह। आपको इंडिया के मैप में मुंबई से चलना है। मुंबई आप जानते हैं कैपिटल है महाराष्ट्र की, ये मैप जैसा भी बना है। और आपको जाना है सबसे ऊपर इंडिया के यहाँ पर लेह में, ये आप जानते हैं, चलिए यही मान लीजिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? डायरेक्शन मैप में आप जानते हैं इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो कहने का मतलब है आपको नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर प्लेसेस। हायर प्लेसेस पे ब्रीथ करना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि बॉडी काम करना बंद कर देती है, एयर थिन हो जाती है, प्रेशर लो हो जाता है, कोल्ड और फ्रीजिंग एयर के कारण नाक काम करना बंद कर देती है। तो इसका रीजन है ऑप्शन बी, एयर थिन हो जाती है। थिन होना मतलब हवा पतली होना, मतलब कि ऑक्सीजन कम हो जाती है उसमें, और प्रेशर भी लो हो जाता है। नेक्स्ट इज मैप इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें सबसे पहले तो मुंबई आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक सेकंड सॉरी ये आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, इसकी कैपिटल है मुंबई, अप्रॉक्स यहाँ पर होगी। मुंबई से आप चलना स्टार्ट करेंगे। अगर चलेंगे तो सबसे पहले किस स्टेट में जाएंगे, क्योंकि पूरी जर्नी आपको बतानी होगी। ये है आपका स्टेट ऑफ गुजरात, यानी कि आप गुजरात जाएंगे। उसके बाद ऊपर आते हैं, आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा हरियाणा से निकलेंगे, देन पंजाब, देन हिमाचल प्रदेश, और फिर ऊपर आप जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे। एक लेह मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि लेह के बारे में बात हुई है। ये आपका जो एरिया है कारगिल के ऊपर, ये लेह है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था आपका, ऊपर लद्दाख है ये तो नई यूनियन टेरिटरी बनी है, इसमें मैं बहुत डीप में अभी नहीं जाना चाह रही हूँ। सो ये आपकी रिवीजन वीडियो फर्स्ट थी। होपफुली दोनों चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू अदर 2 चैप्टर्स और उसके बाद पार्ट 3 में रिमेनिंग 2 चैप्टर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।